वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे मणिपुर के बारे में बात करूंगा। हिंदुस्तान के लोग डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट मणिपुर। उनको आजकल बांग्लादेश की ज़्यादा फिक्र लगी हुई है, उनको बहरीन की ज़्यादा फिक्र लगी हुई है, उनको ब्रुनाई की फिक्र लगी हुई है। लेकिन जो मणिपुर में हो रहा है, ये दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर, खासतौर से हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि पिछले चंद सालों में, खासतौर से पिछले 2 साल में, इंडिया के जो बॉर्डर स्टेट्स है उनमें काफ़ी वायलेंस, काफ़ी इंस्टेबिलिटी और काफ़ी थ्रेट्स आ चुके हैं। खुद चाइना ने 2 बार कोशिश की, 2020 में, 2022 में, एक बार लद्दाख में, दूसरी बार अरुणाचल प्रदेश में घुसने की, और फिर उसके बाद इंसर्जेंसी हो रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी हो रहा है, और अब एक नए लेवल तक पहुंच गई है वायलेंस। और वो वायलेंस में आप देख रहे हैं कि जो कुकी रिबेल्स हैं वो ड्रोन्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी फ्राइटनिंग, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब मणिपुर इज बिकमिंग लाइक कश्मीर ऑन स्टेरॉइड्स। कश्मीर में भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा था, बाहर के मुल्क, खासतौर से पाकिस्तान से मदद मिल रही थी इंसर्जेंट्स को, खुद बाहर से लोग भी आ रहे थे, लेकिन कश्मीर में कभी इस लेवल का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया। ड्रोन्स को ले लें या रॉकेट्स को। तो अब मुझे डर ये है कि देखा देखी दूसरे जगहों पर भी हिंदुस्तान में इस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, एंड इट विल बी वेरी डिस्टेबलाइजिंग। तो चलें बात करते हैं मणिपुर की। अ, और उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हो सके तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस के मेंबर बने और इसे सपोर्ट करें। कॉन्वर्सेशन का मेंबर बनने के लिए जॉइन बटन दबाना पड़ता है, जो बिल्कुल सब्सक्राइब बटन के बाजू है, जैसा आप देख रहे हैं इस तस्वीर में। तो पहले चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स है, वहाँ पे काफ़ी इंस्टेबिलिटी है। पिछले चंद महीनों से आप देख रहे हैं कि जम्मू में कई एपिसोड्स हो चुके हैं ऑफ टेररिज्म, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। मैं आपको थोड़ी देर में डेटा बता दूंगा, दोनों स्टेट्स का, मणिपुर का और कश्मीर का। आप भी जाके चेक कर सकते हैं, ये साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल से मैंने इस डेटा को लिया है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जो दूसरे बॉर्डर स्टेट्स भी है, असम वगैरह, वहाँ पर भी अंदेशा है कि वायलेंस बढ़ सकता है। और चंद ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पर हम समझ नहीं सकते कि वायलेंस बढ़ सकता है, बट दे आर बॉर्डर स्टेट्स। तो जो बाहर से मदद मिल सकती है लोगों को, और इफ़ वी आर नॉट केयरफुल। तो जो चंद स्टेट्स हैं जिनकी मैं आपको बात बताना चाह रहा था, बिसाइड्स कश्मीर और मणिपुर की, वो असम और हरियाणा है। ये सारे के सारे स्टेट्स बीजेपी के कंट्रोल स्टेट्स हैं, और मैं जानता हूँ कि लोग समझते हैं कि बीजेपी की हर चाल ब्रिलियंट चाल होती है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। हरियाणा में पिछले एक हफ्ते में कई लिंचिंग्स हो चुके हैं, और वो लोगों को मार रहे हैं सिर्फ सस्पिशन पे। मतलब पुलिस का कोई रोल ही नजर नहीं आ रहा है आजकल लॉ एंड ऑर्डर में। गुंडे बंदूकें लेकर सिविलियंस को, सिटीजन्स का पीछा करके उन्हें गोली मार रहे हैं। 10-12वीं जमात के 12th ग्रेड स्टूडेंट्स को हरियाणा में, और फिर देयर इज नो आउटरीच फ्रॉम द पब्लिक। अरे मैं तो मुसलमान समझा था इसको। तो असम में भी लोगों को भर भर के बसेस में दे आर बीइंग टेकन अवे। तो इस तरह से अगर जुल्म होते रहेगा तो यू आर गोइंग टू एलिनेट द लोकल पॉपुलेशन। और अगर उसी इलाके में अगर वायलेंस चल रही है, देन देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल बी टेम्प्टेड टू जॉइन इस तरह की इंसर्जेंसीज और रिबेल टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह। तो ये जो हो रहा है मणिपुर में, दिस इज नॉट न्यू। मणिपुर में 3 ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं जो माइटी, नागा और कुकी कहते हैं। कुकी मोर और लेस क्रिश्चियंस होते हैं, माइटी मोर और लेस वहाँ पर हिंदू होते हैं। माइटीज जो है सो वैली में होते हैं, इम्फाल के करीब, और कुकीज और नागाज यूजुअली माउंटेन्स में होते हैं। तो पिछले 1.5 साल से इनके बीच में एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और
जो बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर है, ही इज बीन अक्यूज्ड ऑफ टेकिंग साइड्स विद माइटी, और पुलिस और मिलिट्री के पास से हथियार भी चोरी हुए हैं, दे हैव बीन यूज्ड। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात यह है कि पिछले चंद दिनों में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया बाय कुकी रिबेल्स, और उन्होंने एक रॉकेट का भी इस्तेमाल किया। और जो उनके स्पोक्स पर्सन है, मैंने एक्चुअली देखा टीवी पे, वो क्लेम कर रहे हैं कि ये इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, और इंडियन आर्मी के अफसरान ये कह रहे हैं कि नहीं, दिस इज फॉरेन टेक्नोलॉजी। तो आपको याद होगा कि चंद महीने पहले मैंने मणिपुर पर एक एपिसोड किया था, तो जिसमें मैंने ये वार्निंग दी थी कि दिस कुड बी ए वेरी गुड टेम्पटेशन फॉर चाइना, कि भाई अगर इंडिया को स्टेबलाइज करना है, इंडिया जाके अमेरिका से मिलकर क्वाड वगैरह में एंटी चाइना एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहा है, और ख़ास तौर से जो चाइना को मिलिट्री का डर नहीं है इंडिया से, बट इकोनॉमिक डर है कि इंडिया विल टेक अवे द सप्लाई चेन चाइना से। तो उसके बदले में वो इस तरह से इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करा। अगर इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ते गया तो इट यूजुअली स्केयर्स फॉरेन मिनिस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स अवे। तो बाहर से लोग आके उन मुल्कों में पैसे इन्वेस्ट करने से डरते हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी ना हो। तो अगर आपकी फैक्ट्री जल गई, आपके ऊपर किसी ने ड्रोन डाल दिया, या आपके किसी वर्कर को मार दिया गया क्योंकि वो इस रिलीजन से है या उस रिलीजन से है, इमेजिन आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं और एक बंदे को हायर करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, बाहर भेजते हैं, एंड ही कम्स बैक एंड ही इज रनिंग योर मैनेजिंग, और फिर उसको लोग मार डालते हैं क्योंकि वो बर्गर खा रहा है, और ये एक्यूज करके, अरे ये तो बिरयानी खा रहा है, चलो उसको मार डालो, और फिर कुछ नहीं होता। तो अगर इस तरह का मुल्क बन गया विद नो लॉ एंड ऑर्डर, देन पीपल आर नॉट गोइंग टू कम एंड इन्वेस्ट। तो ये इसलिए दिस इज अ वेरी स्केरी थिंग कि जो मणिपुर में हुआ है। एंड इफ यू रियली केयर अबाउट इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, ये एक बात जरूर याद रखें कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ कि भाई अगर किसी मुल्क को, किसी कंट्री की गवर्नमेंट को सिर्फ एक जॉब दिया जाता है, लाइक इफ दे हैड ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या होगी? द आंसर इज सिंपल, प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स। अगर आपके बॉर्डर्स के बगैर देयर इज नो कंट्री। और इसको इन ए मोर सोफिस्टिकेटेड वे तो डिस्क्राइब किया जाता है कि एक कंट्री, द नेशन स्टेट का जो मकसद होता है इज टू मोनोपोलाइज वायलेंस विद इन इट्स बॉर्डर। अगर एक गवर्नमेंट अपनी बॉर्डर्स के बीच में वायलेंस को मोनोपोलाइज नहीं करे, यानी पुलिस और फौज के अलावा और कोई, किसी को हक नहीं होना चाहिए कि वो सिटीजन्स पे या किसी और पे हथियार का इस्तेमाल करे। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि एक कंट्री इज अ कंट्री व्हेन इट कंट्रोल्स इट्स बॉर्डर्स, और अपने बॉर्डर के अंदर जो वायलेंस हो रहा है उस पर पूरी तरह से कब्जा हो। और अगर वो ना हो तो देन इट इज नॉट अ कंट्री, इट बिकम्स chaotic। और उसके कई नुकसान है, बिकॉज इट इज अनबैलेंस। एक कम्युनिटी फील करती है कि उनको सपोर्ट किया जा रहा है, हालांकि नारे तो बड़े लगते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बट क्या गवर्नमेंट ने सबका विश्वास हासिल किया है? और ये तो मुसलसिल मुझे शिकायत रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसे ऐसे मुल्कों की तरफ जाते हैं जहाँ कोई ताल्लुक ज्यादा नहीं है, ऑस्ट्रिया मिसाल के तौर पे, या ब्रुनाई। दीज आर नॉट बिग अचीवमेंट्स, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट समझते हैं। मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं ये चाणक्य नीति है। अरे भाई बहुत जबरदस्त चीज है, आपने मस्जिद जाके देख ली ब्रुनाई में, बट आपके घर में आग लगी हुई है, उसे तो बुझाएं। आप जाके रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस करेंगे, भाई कुकीज और माइटीज के बीच में पीस कर लें, इससे मुल्क का भी फायदा होगा और पता चलेगा कि आपकी पीस मेकिंग की क्या काबिलियत है। अब तो आप भगवान होने के दावा करने लगे हैं, आरएसएस वाले भी चिढ़ गए हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई इंसान को खुद नहीं कहना चाहिए कि मैं भगवान हूँ। सो इट इज लाइक दैट। अगर आप इतने बड़े तीस मार खान हैं तो जाइए मणिपुर में पीस करिए। वहां पे राहुल गांधी एटलीस्ट 2-3 ट्रिप्स कर चुके हैं, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी डजंट केयर। और मोर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो जो टेंशन्स चल रहे हैं मणिपुर में, एक इशू इज अबाउट गवर्नेंस इशू, यानी
अपेरेंटली अमित शाह ने डिवाइड कर दिया है मणिपुर को, और जो जो कुकी और नागास का इलाका है यानी पहाड़ वगैरह, वो उस उन्होंने होम मिनिस्ट्री के अंदर रख लिया, यानी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। और जो कुकी जो माइटीज का एरिया है यानी वैली है और शहर है, वो बेसिकली चीफ मिनिस्टर को दे दिया है मणिपुर की। सो देयर इज अ डिवाइडेड गवर्नमेंट एंड आई थिंक कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं हो रहा है इन दोस। सो दिस इज अ साइन ऑफ बैड सिक्योरिटी, बैड इंटेलिजेंस, बैड गवर्नेंस, और पब्लिक नॉट केयरिंग, मीडिया नॉट केयरिंग। सो ये दिस इज ऑल साइंस ऑफ अ फेल्ड स्टेट कि सबसे बड़ा काम और एक इम्पोर्टेंट काम है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। तो मैं ये छोटा सा कॉन्वर्सेशन सिर्फ इसलिए करना चाह रहा था कि दूसरे लोग ज्यादा इसको कवर नहीं कर रहे हैं, दूसरे चैनल्स पे उनको दूसरी चीजों की बड़ी फिक्र लगी हुई है। आधे से ज्यादा तो जस्ट फोकस्ड ऑन बांग्लादेश, फिर बाकी दूसरों को दूसरे मसाइल पे वो लगे हुए हैं कि कंगना रनौत का मूवी रिलीज नहीं हुआ, या जो है सो नेटफ्लिक्स पे क्या शोज चल रहे हैं। तो इस तरह की चीजों पे बहुत ज्यादा अटेंशन है। जो रियल पॉलिटिक्स चल रही है जिससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, लाइफ भी जा रही है, उस पर कोई अटेंशन नहीं पे किया जा रहा। तो ये देखिए, मैं आपको कहा प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डेटा बताता हूँ। तो जो पहले हम देख लेते हैं क्विकली जम्मू एंड कश्मीर का। ये 2019 से जब से एब्रोगेट हुआ है 370 और 35 फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पहला कॉलम है वो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, यानी कितने इंसिडेंट्स हुए हैं वायलेंस के। तो इस साल 40 एपिसोड्स हुए हैं टेररिस्ट अटैक्स वगैरह के। और आप देख रहे हैं 18 सिविलियंस मारे गए। तो पिछले 5 साल में अराउंड 40-30 इस तरह लोग मारे ही जा रहे हैं। जो टोटल जो मारे गए हैं पिछले 10-15 साल में वो 4,940 सिविलियंस हैं इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन पिछले 2 साल 23-24 में जितने भी अटैक्स हुए हैं ज्यादातर वो जम्मू इलाके में हुए हैं, नॉट इन कश्मीर। उसके बाद आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस पिछले 2 साल में 53 मारे गए हैं, 2023 में 33, और इस साल ऑलरेडी अभी तो सिर्फ हम अगस्त सितंबर के करीब आए 20 सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी मारे गए। तकरीबन 39 टेररिस्ट हैं और एक शख्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता वेदर इट्स अ सिविलियन, ए टेररिस्ट और एस मिलिट्री पर्सन। तो टोटल कुछ 80 के करीब लोग मारे गए हैं टोटल इस साल। एंड आई फाइंड दैट वेरी ऑड, अगर 40 सिविलियन मारे गए इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है, तो 18 सिविलियंस, 20 सिक्योरिटी फोर्सेस और 40 एक्सट्रीमिस्ट मारे गए, टोटल फॉर 78। और अगर आप मणिपुर में देखते हैं तो पिछले मैंने आपको 3 साल का बताया जस्ट टू शो हाउ पीसफुल 2022 था। सिर्फ 7 एपिसोड्स हुए जिसमें 5 सिविलियंस और 1 सिक्योरिटी फोर्स और 1 टेररिस्ट मारा गया था 2022 में। टेररिस्ट कह लें, इंसर्जेंट कह लें या एक्सट्रीमिस्ट कह लें, वो सबको एक ही कैटेगरी में डालता है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल। लेकिन पिछले 2 साल में अगर आप देख रहे हैं 2023 में 150 से ज्यादा लोग, 163 लोग मारे गए हैं और अब ऑलरेडी 50 हो चुके हैं। और ये जो करंट अटैक्स जो हुए हैं ड्रोन और रॉकेट को लेके जिसमें 5 या 6 लोग मारे गए हैं, इट डजंट इंक्लूड दैट क्योंकि ये उससे पहले का डेटा है। मेरे ख्याल से ये सितंबर 1 या 2 तक अपडेटेड है। तो ऑलरेडी इस एपिसोड्स को छोड़कर ऑलरेडी 31 अटैक्स हो चुके हैं जिसमें 32 सिविलियंस मारे गए हैं, 5 सिक्योरिटी फोर्सेस यानी पुलिस वाले या जो यूएस इंडियन आर्मी के जो लोग वहाँ सिक्योरिटी कर रहे हैं, और 13 इंसर्जेंट्स कह लें या टेररिस्ट मारे गए हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैपनिंग। हालांकि रिमेंबर दैट कि ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स वगैरह हैं वो सिर्फ कुकी के नहीं है, माइटी के भी 1948 या 1950 से उनके भी एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स चले आ रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस तरह के नाम भी थे। तो मैं आपको ये अगर आप देख रहे हैं ये जो वीडियो स्क्रॉल हो रहा है उसमें सारे के सारे वो ग्रुप्स के नाम हैं जो डिफरेंट माइटी, कुकी और नागास के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे। मेरे फादर नागालैंड में पोस्टेड थे
62 के बाद से लेके आई थिंक टिल 65, इसके बाद वो उनका ट्रांसफर कश्मीर हो गया था। सो इन दैट टाइम ही वाज डीलिंग विद द नागा इंसर्जेंट्स। तो मैंने बचपन में काफ़ी स्टोरीज़ सुने थे, बट I don't have exact recollection of whether this was in Nagaland or Tripura. That's why I'm not sharing it, because it will not be an accurate memory. But I do remember that my father had dealt with Naga insurgents जब वो नागालैंड में पोस्ट थे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम करते थे मेरे फादर। एनीवे, तो आई होप के इस इश्यू पर आपकी भी नज़र जाए। कॉन्वर्सेशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।